स्टूडेंट्स तो देखिए, आज हम लोग प्रतिशत का परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो हम बताते हैं। पार्ट 4 में आज हम लोग जो हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, आज हम उसको करेंगे पूरा अच्छे तरीके से करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम पार्ट 4 की तरफ चलेंगे। अगर आपने पहले की क्लास कर ली होगी तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये सारे जो फ्री के कंटेंट है वो बाकी सब बच्चों को भी मिलता रहे। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान तरीके से करेंगे। और आपने अभी तक जितने भी मेरे क्लास किए होंगे, आपको तो पता चल ही चुका होगा कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ना होगी। ठीक है, अगर होती है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्या है, किसी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों के कुल मामलों में से 25% जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ठीक है, यानी कि जो कुल मामला है, अस्पताल में 25% जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। तो बताओ बच्चों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत जुड़वा है, यानी कुल बच्चे जो है उसका कितना प्रतिशत जुड़वा बच्चे हैं, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगर आपको आंसर अगर आपको प्रतिशत में पूछा है, अगर आपको आंसर प्रतिशत में पूछा है तो कभी भी आपको रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा रियल वैल्यू दिया है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो आपका प्रतिशत है उसी को हम लोग कैलकुलेट करके प्रतिशत में ही हम आंसर ला देंगे। हमें रियल कंटेंट की ज़रूरत उसमें नहीं होती है, रियल वैल्यू हमें नहीं चाहिए होता है। आगे के जितने भी क्वेश्चन अगर हम प्रतिशत के क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये आप अभी आगे के क्वेश्चन में भी आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। मान लेते हैं कोई भी अपने आप में कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं उसकी संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, 100 है, टोटल बच्चों की संख्या जो है वो 100 है। 100% है ये है। ठीक है, अगर 100% में बोला है कि 25% जो बच्चे हैं वो क्या है, जुड़वा है ना। तो जुड़वा है, और जो बच्चे जुड़वा नहीं हैं उनका प्रतिशत कितना है, जो बच्चे जुड़वा नहीं हैं उनका प्रतिशत कितना है, यानी उनका प्रतिशत 75 है। अगर जुड़वा की बात करें तो यहाँ पे जुड़वा बच्चे 25% है, यानी 25% का मतलब जुड़वा का मतलब हो जाता है डबल। तो यहाँ पे अगर हम इसे संख्या में माने तो यहाँ डबल कर देंगे, यानी जुड़वा बच्चों की संख्या कितनी हो गई है, 50, क्योंकि जुड़वा बच्चे कह रहा है ना, तो ये 50 है और यहाँ पे 75 है। ठीक है, ये हमने उसकी संख्या ही मानी है लेकिन प्रतिशत में माना है। तो संख्या ये 25 हो गई, ये 75। अगर जुड़वा बच्चे कह रहा है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी वो हमारा 50 आ जाएगा। और ये 50 है और यहाँ पे कितना है, 75 है। यानी टोटल बच्चे हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास हो गया है कितना, 125। यानी हमें लग रहा है कि टोटल बच्चों की संख्या जो है वो 125 है। ये 75 और ये 50 है ना। ये जुड़वा बच्चे 50 है और जो जुड़वा नहीं है वो बच्चे 75 है। तो दोनों मिला के हमारा 125 हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताओ बच्चों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत जुड़वा, यानी टोटल बच्चे इतना, उसमें से कितना प्रतिशत बच्चे जो है वो जुड़वा है, ये हमें पूछा है। तो उसमें से कितना प्रतिशत बच्चे जुड़वा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जुड़वा बच्चों की संख्या कितनी आई है, 50, और टोटल बच्चे कितना है, 125। अब इसका हमें क्या निकाल देना है, प्रतिशत। तो कैसे हो जाएगा, देखिए 25 बच्चे 125, 25 चौके 100, ये 5 से कट गया, ये 10 बार में, यानी जुड़वा बच्चों का प्रतिशत कितना आया हमारा, 10 चौक 40%। यानी कुल जुड़वा बच्चों का प्रतिशत हमारा कितना है, बच्चों की कुल संख्या में से जुड़वा बच्चों का प्रतिशत हमारा 40% है। समझ में आ गया। तो आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। और हाँ, आपको जब भी प्रतिशत में आंसर पूछे तो आपको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप उसे परसेंटेज में 100 मान के ही आप उसे बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि जो अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों में से 25% बच्चे जो है वो जुड़वा है। तो हमने पूरे बच्चा में से 25% बच्चे को हमने जुड़वा मान लिया है और 25 बच्चे मान लिए हैं। तो 25 बच्चे जो हैं उसका डबल कर दिए, यानी जुड़वा यानी 2, एक बार में 2, तो ये 50 बच्चे हो गए। और जो जुड़वा नहीं थे वो बच्चे कितने हैं, 75 हैं। तो दोनों को जोड़ दिए तो टोटल बच्चा हमारा निकल गया कितना, 125। अब हमें पूछा था प्रतिशत की बच्चों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या का कितना प्रतिशत जुड़वा है। तो 50 है जुड़वा बच्चे और टोटल है 125, तो इसमें से हम लोगों ने इसका प्रतिशत निकाल दिया। तो कितना निकल के आया, 40%। अगर हमें क्वेश्चन में पूछता कि जो बच्चे जुड़वा नहीं है उनका प्रतिशत निकाले, तो जो बच्चे जुड़वा नहीं है तो हम यहाँ 75 लिखते हैं, यहाँ 125 और गुना में 100 करके यहाँ पे उसका प्रतिशत भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन अब हम करते हैं इसी का। ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत अलग है, ये क्वेश्चन सबसे अलग है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए, आगे मैं आपको और भी बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं कि आपको जो हमने फर्स्ट क्लास में बोला था याद करने के लिए, वो चीज़ आपको याद है या नहीं, वो अभी पता चल जाएगा। अगर वो चीज़ आपको याद होगी तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं भी याद होगी तब भी समझ में आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम फिर लग जाएगा। मुझे तो याद है तो मैं तो ऐसे ही बना दूंगी, लेकिन आपको वो चीज़ याद करने की ज़रूरत है। आप प्लीज़ जाके याद कर लेना, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक क्वेश्चन। किसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ने पर नई संख्या 441 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें, यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ने पर नई संख्या इतना प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। अब अगर हम इसका 12.5% लेने लग जाएं तो इसमें हमें 112.5% बराबर इतना लिखना होगा, फिर 1 की वैल्यू निकालना होगा, तब जाके हमें 100 की वैल्यू पता चलेगी, है ना। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम जो है वो आपको जो चीज़ हम याद करने दिए थे उससे एक बार करके देखिए, बहुत आसान होगा। सबसे पहले देखिए कि 12.5% का भिन्न होता क्या है। अब बताइए हमें 12.5% का भिन्न क्या होता है। अगर आप याद किए होंगे तो आपको याद आसानी से होगा, 1/8 होता है, ठीक है। 1/8। आपको ये चीज याद रखना है कि नीचे की जो वैल्यू होगी वो आपका कुल संख्या होगा, ठीक है, वो आपका प्रारंभिक संख्या होगा। नीचे वाला जो होगा वो हमेशा आपका प्रारंभिक संख्या ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो जोड़ने बोलेगा या घटाने बोलेगा वो उसकी वैल्यू हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो नीचे का रहेगा वो हमेशा प्रारंभिक वैल्यू ही रहेगा, यानी प्रारंभिक संख्या बोले या कुछ और भी बोले तो वो आपका नीचे की ही वैल्यू रहेगी। नीचे का वैल्यू जो है वो प्रारंभिक ही रहेगा हमेशा, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रारंभिक संख्या जो थी उसमें से क्या बोला, इतना प्रतिशत जोड़ा गया है और नई संख्या हमें इतना प्राप्त हुए, यानी कि 8 जो प्रारंभिक संख्या थी उसमें से 1 को ऊपर वाला वैल्यू जो होगा उसको जोड़ा गया है। अगर घटाने बोलता कि उतना घटाया गया है तो हम उतना घटा देते, लेकिन यहाँ पे इसका भिन्न हम निकाले हैं तो नीचे वाली प्रारंभिक संख्या में 12.5% जोड़ा गया है, यानी 1 को जो है वो उसमें जोड़ा गया, यानी 8 में से 1 जोड़ा गया है तो वो संख्या बनकर 441 हमें प्राप्त हुआ है। यानी कि देखिए 8 और 1 9 हो गया, नई संख्या 1 जोड़ा गया तो 8 और 1 9 हो गया, और ये जो वैल्यू है वो आया है 441। अब इसको हम काट दें तो कितना आ जाएगा, इसको हम काट दें तो कितना आ जाएगा, देखिए एक बार में 9 एकम 9 और 9 चौक 36 आ गया, यहाँ पे 8 यानी 9 9 81, यानी कि 1 की वैल्यू हमारा आ गया है 49। कितना आ गया है 49। अब हमें क्या है, देखिए 1 की वैल्यू 49 आ गया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रारंभिक संख्या। क्या चाहिए, प्रारंभिक संख्या। तो प्रारंभिक संख्या हमारे पास यहाँ कितना है, 8 है। ये अभी हम आपको बता रहे थे प्रारंभिक संख्या हमारे पास 8 है, यानी कि इसको अगर हम 49 से गुना कर दें तो 8 9 72 का 2 हाथ में 7, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो गया आपका 39, ठीक है, यानी कि 39। ये आपका यानी 392 जो है वो आपका आ गया प्रारंभिक संख्या, यानी जो आपके रियल नंबर था वो आपका यहाँ पे आ गया 392,
ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से बताते हैं। अगर आप उस तरीके से करते, जैसे अगर हम नई संख्या पुरानी संख्या 100 लेते तो नई संख्या 12.5 जोड़ा गया है, यानी कि ये 112.5 हो जाता, और इसकी वैल्यू जो है वो कितना आ गया है 441। और फिर हम यहाँ पे 0 हटाते, फिर उधर लेके जाते, फिर 1 की वैल्यू निकालते, 1 की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको 100 से गुना करते तो 100 की वैल्यू आता, तब जाके इतना ही आंसर आता। लेकिन हमें इतना कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप इस चीज़ को मान लो, अगर आप ऐसे करके अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो अगर ये नीचे तो आपका 10 आ जाएगा, 1 की वैल्यू कितना आ गई 4 4 1, फिर आपका इधर में ये गुना में ऊपर चला जाएगा और ये 1125 ये नीचे आ जाएगा। अगर इस चीज़ को आप काटोगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर 1 की वैल्यू इतना आएगी, फिर हमें 100 की वैल्यू निकालना होगा, यानी कि यहाँ पे भी हम 100 से गुना करेंगे तब जाके इतना हमारा आंसर आएगा। तो इतना कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या सीखा है, हमने स्मार्ट वर्क सीखा है ना। पढ़ते तो सब है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ता है, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, वही मार्क्स ला पाता है। ठीक है, वही एग्जाम में निकल पाता है। तो इसलिए हम लोगों ने स्मार्ट वर्क सीखा है, और यहाँ पे हमने इसका वैल्यू याद किया है 12.5% का कितना होता है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद आप ये इतना करने के बाद ये प्रारंभिक संख्या नीचे वाला होता है। अगर हमें घटाने बोलता तो हम घटा देते, लेकिन बोला है कि इतना उसमें जोड़ा गया है, तो इसीलिए हम 8 में से ऊपर वाला 1 को जोड़ दिए हैं, तब जाके हमारा 1 की वैल्यू 49 आया। और फिर हमें प्रारंभिक संख्या निकालना था, तो हमने इसको 49 से गुना करके और हमने प्रारंभिक संख्या निकाल दिया है। ठीक है, चलिए देखिए हम अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में से, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे बस चेंज करते हैं। ठीक है, किसी संख्या में उस संख्या का 16/2/3%, 16/2/3% यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है घटाने पर नई संख्या जो है वो हमें प्राप्त होती है 190। ठीक है, 190 नई संख्या हमें 190 प्राप्त होती है, जिसमें से तो हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, प्रारंभिक संख्या ज्ञात कर। अब देखिए आपको पता होगा 16/2/3% किसका वैल्यू होता है। 16/2/3% अगर हम इसका भिन्न ज्ञात करें तो ये किसका भिन्न होता है, तो ये होता है 1/6 का। किसका होता है, 1/6 का। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ये चीज़ें आपका इसमें भी चलेगा, परसेंटेज में भी चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी चलेगा, आगे भी चलेगा। यानी कि ये चीज़ जो हमने आपको परसेंटेज में बता दिया है वो आपका अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताऊंगी, फिर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो हम इसको क्यों ना याद करके हम 3-4 चैप्टर को आसान कर लें, है ना। तो इस चीज़ को हम याद कर लेते हैं। तो 1/6 आता है। अब हमने क्या बोला था कि ये जो है वो हमारा होता है प्रारंभिक संख्या। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू प्रारंभिक संख्या होता है। अब इसमें बोला है कि इतना घटाने पर नई संख्या 190 प्राप्त होती है, यानी रियल वैल्यू में अगर हम 1 को घटा देते हैं तो हमें 190 प्राप्त हो रहा है। उसमें हमें जोड़ने बोला था तो हमने जोड़ा था, अब इसमें हमें घटाने बोला है तो हम घटाएंगे। ठीक है, यानी 6 में से 1 को घटा दिया है तो कितना आएगा 5। अब 5 की वैल्यू जो है वो हमारा घटाने पर कितना आया है 190। कितना आया है 190। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 से 15 4 5 8 40, यानी कि 1 की वैल्यू जो है वो 38 आ गई। कितना आ गई 138। अब हमें क्या निकालना है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। अब 38 को हम किससे गुना कर देंगे 6 से, क्योंकि यही तो हमारा 6 ही हमारा प्रारंभिक संख्या है ना, तो इसको 38 से गुना कर देंगे। अब हो जाएगा 8 4 18 4 22, यानी कितना आ गया 228। यानी इसका जो रियल वैल्यू है यानी प्रारंभिक संख्या है वो हमारा 228 निकल के आ गया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और हाँ, आपको कंफ्यूजन भी है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम इस चीज़ को फिर से दोबारा बताएंगे। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें तो पूरा साफ साफ आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया है। बस जो हम पहली क्लास में आपको बताए थे बस वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, है ना। क्लास थोड़ा लॉन्ग हो रहा है क्योंकि टाइम कम बचा है और हमारे पास चैप्टर अभी ज़्यादा कंप्लीट करने हैं, इसलिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, दिल्ली की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है ना, 4% बढ़ती है।
2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 67600 हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन यही। अब देखिए आपको इसमें भी वही चीजें हम लोग लगाएंगे, भिन्न का ही हम लोग लगाएंगे कि अगर उसमें से इतना बढ़ रहा है तो ये जनसंख्या जो है 2 वर्ष बाद की उसकी जनसंख्या दे रखी है, पहले की जनसंख्या नहीं है, ये बाद की जनसंख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या 4% है, अगर हम 4% का भिन्न निकाले तो कितना हो जाएगा 1/25, 1/25 हो जाएगा। अब बोला कि 4% बढ़ती है, यदि 2 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। यानी ये जो 25 है वो पहले से उसकी जनसंख्या है, लेकिन बाद में बढ़ के वो कितना हो रही है 26, यानी 25 में 1 बढ़ रहा है तो वो बाद में जनसंख्या 26 हो जा रही है। यानी कि पहले वो जनसंख्या थी 25 और बाद में बढ़ के हो जा रही है 26। लेकिन ये जो हुआ वो 1 वर्ष का हुआ ना, ये 25 से 26 1 वर्ष हुआ। दूसरे वर्ष में भी हमें जो है, दूसरा वर्ष में अगर बोले तो हमें इसे 2 बार लिखना होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 वर्ष बोलता तो इसे 3 बार लिखते, 4 वर्ष बोलता तो 4 बार लिखते, 5 वर्ष बोलता तो 5 बार लिखते। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 2 वर्ष बोला है तो हम यहाँ पे इसलिए इसको 2 बार लिखे। 25 से 26 बढ़ रहा है, फिर 25 से 26 बढ़ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 25 का ये जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 26 का स्क्वायर 676, ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर। यानी पहले की जो जनसंख्या थी वो 625 थी और बाद की जनसंख्या हमें लग रहा है कि 676 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बाद की जो जनसंख्या 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या है वो 67600, यानी इसकी जनसंख्या अगर हम 1 की वैल्यू निकाले तो ये कितना हो जाएगा 100 हमारा आ गया। अब हमें क्या बोला कि वर्तमान जनसंख्या हमें निकालना है। वर्तमान जनसंख्या यानी 2 वर्ष बाद तो इतनी जनसंख्या हो जाएगी, लेकिन जो अभी की जनसंख्या, जो वर्तमान जनसंख्या वो हमें निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, इसको हम 100 से गुना, यही तो हमारा पहले का वैल्यू, यही है अभी का, ये जो बाद में बढ़ के हुआ था ये इतना हुआ था ना, तो हमें अभी की जनसंख्या निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 625, ये 00, ये हो गया हमारा इतना जनसंख्या जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम, ठीक है, आप ध्यान दोगे, अब हम बस इसी पे चलेंगे, बस प्रतिशत को रेशियो में, रेशियो को प्रतिशत में चेंज करेंगे और ऐसे ही करके हम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अभी आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और इस चीज़ को अच्छे से रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे, और पढ़ने के बाद आप उस चीज़ को नोट्स कॉपी में भी ज़रूर लिखें। ठीक है, नोट्स कॉपी में लिखने के बाद क्या होगा ना कि जब आपका समय सामने आ जाएगा, एग्ज़ाम का समय जब आपका नज़दीक आ जाएगा, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।